अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वतन वापसी के बाद आज का दिन भी मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर मेहरबान रहा। तीन मरतबा के वजीर आजम को आज जहां ऐवान अदल से खुशखबरियां मिली, वहां पंजाब के ऐवान हुकूमत ने भी दीदा दिल फर्श राह कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत की इब्तदा में नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ रोस्टम पर आए और अदालत को आगाह किया कि उनकी जानिब से दायर करदा दो दरख्वास्तें अपीलें बहाल करने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क किए कि अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, जमानत में तौसी पर एतराज नहीं, मगर नवाज शरीफ को तौजी पेश करना होगी कि वो क्यों इश्तिहारी हुए। बेंच के रुकन जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि हमने आपकी दरख्वास्तें पढ़ी हैं, जब डिक्लेरेशन इस किस्म का दिया जाएगा तो क्या मौक्कल कह सकता है कि अपीलें बहाल करें। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि वो जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, बल्कि वो अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से गए थे और इस जमन में मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदगी से अदालत में जमा करवाई जाती रही हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, मगर आप लोग दूसरी अदालत चले गए। नवाज शरीफ की हिरासत इस अदालत के तहत थी, मगर आप दूसरी अदालत क्यों गए। इस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि दूसरी अदालत से रिलीफ से मुतालिक हमने इस अदालत को आगाह किया था। अदालत ने नैब के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि नैब को जमानत में तौसी पर कोई एतराज है, जिसका जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर ने नफी में दिया। इस मौका पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल से दोबारा इस्तफसार किया कि शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या नैब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दोबारा कहा कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। नैब के नुमाइंदे के इस जवाब पर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि वो इन केसेस में 5 साल बाद समाअत कर रहे हैं और अब 5 साल बाद वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वही नैब है जो पहले इन मुकदमात में पेश होती रही है। अदालत ने नैब के इस बयान के बाद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 2 दिन की तौसी कर दी। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल, जबकि मरियम नवाज को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 बरस कैद की सजा सुनाई। इसी तरह 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा भुगत चुके। इससे पहले एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली, जबकि इश्तिहारी का स्टेटस खत्म कर दिया। नवाज शरीफ आज फिर उसी जज के रूबरू पेश हुए जिन्होंने इन्हें जिंदान का परवाना थमाया था। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद इनके दायमी वारंट मंसूख कर दिए गए। नया प्रोसिक्यूटर ने मौकफ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, इनके वारंट मंसूख कर दें। वारंट मंसूख होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। जिसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मुचल्लके जमा कराने का हुक्म दिया, जो इनकी कानूनी टीम ने जमा करा दिए। जून 2020 में इसी एहतसाब अदालत ने तोशाखाना से तोहफे मिलने वाली गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी के मुकदमे में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उधर अदालतों के बाद हुकूमती ऐवान से भी नवाज शरीफ के लिए ताजा हवा का झोंका आया और पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की, जबकि निगरान सूबाई काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दे दी। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक के जरिए समाअत की। वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए, जबकि निगरान पंजाब काबीना के साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। निगरान काबीना ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने भी नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी और कहा कि हुकूमत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत किसी भी जुर्म की सजा मुअत्तल करने का अख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी इसी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशफर औसाफ के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस जजमेंट को ऑफर किया था। यह फैसला काबीना ने सोच समझकर लीगल एडवाइस के तहत किया। इस फैसले पर कोई कैसे एतराज कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से
नवाज शरीफ की सजा मौतरी पर सख्त एतराज किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने सवाल उठाया कि पंजाब की जेलों में पड़े और कितने मुजरिमों की सजा पंजाब की निगरान काबीना ने मुअत्तल की। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो क्या अबूरी हुकूमत इसे चांद लाकर देगी? बात करेंगे। हमें ज्वाइन की है सीनियर वकील जनाब हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब शुक्रिया आपका। सर, क्या कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एक शख्स एक मामले में सजा काट रहा है, बैरून मुल्क चला जाता है, वापस आता है, हिफाजी जमानत लेकर केस में पेशरफ होती है, मगर हिफाजी जमानत में तोसी कर दी जाए और फिर जेल वो ना जाए, तो सर क्या इसकी कोई एग्जाम्पल मिलती है पहले से? देखें, नजीर अब तो बन गई है ना। पहले अगर नजीर नहीं है, पहले वैसे ये नजीर नहीं थी कि किसी कन्विक्ट को बाहर जाने दिया जाए या फिर इस तरीके से कन्विक्ट को आने दिया जाए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह कोई भी जो कन्विक्टेड पर्सन है वो मुल्क से बाहर नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि अभी ये नज़ीर बनी है। पता नहीं इस नज़ीर का फ़ायदा आम बंदा, कोई आम शहरी, आम मुलजम उठा सकता है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क बहरहाल रहेगा। तो पाशा साहब, यही नैब थी जो मियां साहब को गिरफ्तार करना चाहती थी, सजा देना चाहती थी। आज वो इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, तो ये तब्दीली कैसे आई है? नैब में नैब इतनी मेहरबान कैसे हो गई? ये इसी तरह ही है कि जो नैब पहले इनको गिरफ्तार करना चाहती थी, इनको बिहाइंड द बार रखना चाहती थी, इनको सजा दिलवाना चाहती थी, वही नैब आज पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ्तार रखना चाहती है, उनको जमानत भी नहीं देना चाहती, उनको सजा भी दिलवाना चाहती है। तो ये वो दायरे हैं जिन दायरों में हमारी पूरी कौम, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप मुसलसल 75 साल से वो सफर तय कर रही है इन दायरों में। अच्छा सर, ये जो अल अजीजिया केस में पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल की है, क्या ये हुकूमत के पास इख्तियार है? और ये भी एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, यानी पहले कभी इसकी कोई नजीर नहीं मिलती, या फिर ऐसी एग्जांपल्स पहले मौजूद है? ये है चैप्टर 29 और सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, और इसकी सेक्शन 401 है। उसमें प्रोविंशियल हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो सजा को सस्पेंड कर सकती है, माफ कर सकती है, और उसी के तहत इनको ये रिलीफ मिला है। वैसे आम शख्स को ये भी नहीं मिलता। अच्छा सर, ये फिर ये कौन से ओहदे होते हैं, कौन से ओहदेदार ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ सजाएं माफ कर सकते हैं? जैसे सदर है, तो सदर कौन सी सजाएं माफ कर सकता है सर? जी, सदर भी माफ कर सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी माफ कर सकती हैं, लेकिन इसमें वो सजाएं अच्छा। शामिल नहीं होती जो कि मॉरल टर्पिट्यूड की होती हैं। मसलन जना, अगवा और इस किस्म के जो मोरालिटीज़ के हवाले से जिनका ताल्लुक होता है, वो सज़ा वो माफ़ नहीं कर सकते। अलबत्ता बाकी सज़ाएं माफ़ करने की उनके पास इख्तियार हासिल है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपके लिए वक्त निकाला। ठीक है, एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, अब वक्फे के बाद फलस्तीन की सिचुएशन पे बात करेंगे। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से गजा पर अंधाधुंध बमबारी और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सुबह शाम जनाजे उठ रहे हैं, जिनके प्यारे शहीद हो रहे हैं, इनकी हालत बयान से बाहर है। गजा के आवाम के लिए जिंदगी और मौत दोनों ही इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। इमारतों में, गलियों में, बाजारों में हर जगह तबाही है, हर जगह मौत है। इसराइली बमबारी से ना इबादत गाहें महफूज है, ना पनाह गाहें और ना ही इलाज गाहें। नाज़रीन, अल शाफी और खान यूनिस में पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमले किए गए, रफा पर भी हमला किया गया। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 436 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में फलस्तीनी शोधा की तादाद 5200 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें शहीद बच्चों की तादाद 2000 से भी ज्यादा है। गजा के साथ साथ मकबूजा मगरबी किनारे में रहने वाले फलस्तीनी भी इसराइली बर्बरियत से महफूज नहीं। 2 हफ्तों के दौरान मगरबी किनारे में रहने वाले 96 फलस्तीनियों को भी इसराइल शहीद कर चुका है। इसराइली बमबारी से गजा की इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी 1500 अफराद मलबे के नीचे दबे हुए, और इन्हें निकालने के लिए आलात और मशीनरी की शदीद किल्लत है। इसकी वजह से मलबे में दबे अफराद को निकालने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है।
इसराइल गजा के लिए पानी, बिजली और ईंधन भी बंद कर चुका, जिसकी वजह से एक और अलमिया जन्म ले रहा है। बिजली, अद्वियात और आलात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। 48 घंटों में गजा के अस्पताल बंद हो सकते हैं और अस्पतालों में जेर इलाज 15,000 फलस्तीनियों की जिंदगियां तारीख हो सकती हैं। गजा के सिर्फ एक अस्पताल में 55 नौमौलूद इंक्यूबेटर्स पर हैं। बिजली जाने पर इन बच्चों की सांसें भी टूट सकती। इसराइल फलस्तीनियों के साथ साथ उनकी मदद के लिए मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को भी कत्ल कर रहा है। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 6 कारकुन भी मारे जा चुके हैं। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक किए गए अमले की तादाद 35 हो चुकी है। आज हमास से मजीद 2 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक गजा में जंग बंद नहीं होगी। आलमी एनजीओ के मुताबिक गजा की पट्टी में तकरीबन 10 लाख बच्चे महसूर हैं और इसराइल सबकी जिंदगियां लेने के दर पर है। कई वालिदैन ने यह सोचकर चर्च में पनाह ली कि शायद सालिम इसराइली यहां बमबारी नहीं करेंगे और इनके बच्चे महफूज रहेंगे, लेकिन इसराइली बर्बरियत का अंदाजा लगाने में वो नाकाम रहे। इसराइल ने चर्च पर भी बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में कई फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज का कहना है कि वो जंग के अगले मरहले के लिए तैयार है। गजा सरहद पर इसराइली फौजी टैंक पहुंचा दिए गए। फ्रांस भी इसराइल का साथ देने का ऐलान कर चुका है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने इस्लामी और अरब मुल्कों से मदाखलत की अपील कर दी और पूछा है कि मजीद कितने बच्चे और औरतें मरने का इंतजार करेंगे। चीन के वजीर खारजा ने इसराइली हम मनसब से राब्ता करके जंग बंदी, तशद्दुद के खात्मे और क़याम अमन पर जोर दिया। कतर के अमीर ने कहा कि इसराइल को गैर मशरूत कत्ल के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाना चाहिए। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इजाफे से दुनिया को खतरा है। इसराइली सदर ने हिजबुल्लाह को भी धमकी दी है कि अगर जंग छिड़ी तो लबनान को भारी कीमत चुकाना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर से मुलाकात की और इसराइली फौज के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया। फलस्तीनी लोगों के कत्लेआम पर तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ ने शहरी आबादी और इमदादी कारकुनों और अस्पतालों पर भी इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इसराइली गजा में इंसानियत के खिलाफ जंगी जुराइम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने गजा में तशद्दुद की ताजा लहर को रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहरुमती का नतीजा करार दिया और 1967 से पहले सरहदी पर कायम फलस्तीनी रियासत की हिमायत का आदा किया। पाकिस्तान का फलाही इदारा अल खिदमत फाउंडेशन फलस्तीन की इमदादी तंजीमों के साथ मिलकर गजा में इमदादी कार्रवाइयां कर रहा है। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन के सरबराह अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। शकूर साहब, शुक्रिया आपका। सर, आप इस वक्त आपकी फाउंडेशन गजा में है, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, किस तरीके से जारी हैं? आप जमीनी हकाइक से आगाह भी हैं, बताइएगा वहां पे इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। गजा की सूरत हाल बहुत हौलनाक है। गजा के अंदर यानी इस वक्त कोई 1000 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं और कोई 30,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और कोई तकरीबन 12 लाख के लगभग लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं और अपने लिए कोई शेल्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जगह पे जहां टोटल आबादी कोई 22 लाख के लगभग है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर आधी आबादी उसकी ऐसी हो जिसके पास शेल्टर ना हो और उसका एक बड़ा हिस्सा जख्मियों की सूरत में पड़ा हो और उनके बच्चों के लिए कफन मौजूद ना हो, तो आप वहाँ की सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त गजा घेरा हुआ है और इस घेरे में ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी कि वो गजा के अंदर दाखिल होकर काम कर सके। यूएन जो इस वक्त निस्बतन सबसे मौसर इदारा है, उनकी इंटरवेंशन से इस वक्त रफ़ा बॉर्डर पे बहुत सारे ट्रक लाइन अप हैं, लेकिन इस वक्त कोई तकरीबन 20-22 ट्रकों को पर डे अंदर जाने की इजाज़त है, जो यूं समझ लें कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अलबत्ता गजा के अंदर पिछले कई सालों से कम से कम 5 ऐसी रिफाही तंजीमें हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है। उनमें से कुछ टर्की बेस्ड हैं, कुछ और अरब बेस्ड हैं जो वहाँ काम कर रही हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं। उनके अफराद भी हिट हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो काम कर रहे हैं।
तो अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान उनके साथ मिलकर गजा में मौजूद जो ग़िज़ाई अशिया या दवाइयाँ मुयस्सर हो सकती हैं उनकी मदद कर रही है कि उसके ज़रिए से लोगों की मदद करें, और ये अल खिदमत के नुमाइंदे के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है जो गजा के अंदर की है। अब हम दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। NDMA के चेयरमैन इनाम साहब से मैं आज मिल के आया हूं। हमने उनको कोई 4.5 करोड़ रुपए का सामान जो मोस्टली अद्वियात पर मुश्तमिल है या कैन फूड जो कई हफ्तों तक ठीक रह सकती है, उसको हमने पहुंचाया है। और मुझे तवक्को है कि अगले 1 या 2 दिन में ये एयरलिफ्ट करके रफा के बॉर्डर तक इसको लेके जाएंगे और अगेन फिर वहां ये देखना कि कितने अरसे में ये गजा के अंदर दाखिल हो सकती है। ये किसी को अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। अलबत्ता अल खिदमत के एंड पे हमें इसका पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान के अंदर वो दोस्त अहबाब जो अल खिदमत के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनकी मदद स्लो मुमकिन है, कुछ रुकावटों के साथ, लेकिन कुछ अरसे बाद बिलाखिर गजा को खुलना है उन बेशुमार अपने बीमार लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो बर्बरियत का शिकार हुए हैं, और हम उन तक पहुंचेंगे बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी। तो अब्दुल शकूर साहब, अगर पाकिस्तानी अवाम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, कुछ खिदमत करना चाहे या वो कुछ मदद करना चाहे फलस्तीनी भाइयों की, तो वो किस तरह की जा सकती है? आपसे राब्ता किया जा सकता है तो किस तरह किया जा सकता है? गजा के रहने वालों की मदद पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो कैश की सूरत में अल खिदमत या कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पहुंचने के का हौसला रखती हो उसके साथ मदद करें, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तय करे कि क्या करना है। लेकिन जहां तक अल खिदमत का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, एक तो ग़िज़ाई मदद की सूरत है, एक मेडिसिन की सूरत में है, और तीसरा काम जो हम इस वक्त लाइन अप कर रहे हैं वो ये है कि ये तो मुमकिन नजर नहीं आता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वहां पहुंचा जा सके। गालिबन मिस्र में भी रुकावटें होंगी, वीजा नहीं मिलेगा। अलबत्ता हमारे वो डॉक्टर्स जो बैरून मुल्क हैं, जैसे UK में हैं, USA में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और वो अल खिदमत के हमदर्द भी हैं, हम उनको लाइन अप कर रहे हैं कि जो ही मौका मिले हम अपने सर्जन्स की और पैरामेडिक्स की एक टीम को वहां भिजवा सकें ताकि वो इन जख्मियों की मदद में उनके साथ काम कर सकें। हम भेजेंगे तो दवाइयां भी भेजेंगे, मेडिसिन के साथ साथ सर्जिकल आलात भी भेजेंगे और डॉक्टर को भी भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है अब्दुल शकूर साहब, आपका बहुत वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे ना अजीज, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुनहर्रिफ करा के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, लेकिन ये पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार नजर आती है, गैर यकीनी का शिकार नजर आती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कागजों पर तो है, लेकिन सियासत में कहाँ है अभी कुछ पता नहीं है। नाज़रीन, पार्टी के अज़ाइम क्या है, सियासी लाहे अमल क्या है, कितने हलकों से उम्मीदवार खड़े करेगी, किन नारों पर सियासी मुहिम चलाएगी और कब चलाएगी, इन सब सवालों के जवाब भी अबहाम का शिकार है। आज पार्टी के सदर अलीम खान की सदारत में डिविजनल रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब में अलीम खान ने कहा कि अवाम PTI और PDM दोनों से बेजार हो चुके हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही चॉइस रह गई है। अलीम खान ने पार्टी रहनुमाओं को बाहर निकलने और अवाम तक पहुंचने की हिदायत भी की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिकावान भी पार्टी मुस्तकबिल का खुशकुन नक्शा खींच चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बुनियादी तौर पर PTI से नाराज या PTI से मुनहरिफ अराकीन का एक गिरोह है। जहांगीर तरीन और अलीम खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के शिकायत के बाद अलग हुए थे, लेकिन इस पार्टी को रहनुमा तभी मयसर आए जब सानह 9 मई हुआ और PTI के रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान करने लगे। इस जमात में ताजा इजाफा तहरीक इंसाफ की 3 अहम खवातीन रहनुमा अंजली अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी है।
जिन्होंने आज भी पार्टी कायद जहांगीर तरीन के हाथ नई सियासी बैत की है। इससे पहले फरूख हबीब कई दिन मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद अचानक सामने आए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जज्ब हो गए। अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचे तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने भी जाकर इनका इस्तकबाल किया, जिस पर अली जैदी ने बयान दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। किसी सियासी जमात को तोड़कर इसी के कारकुनों से नई सियासी जमात बनाने की रिवायत पुरानी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी इसी रिवायत की एक कड़ी है। अभी तक ये पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही नजर आती है, लेकिन क्या इसका कोई सियासी मुस्तकबिल भी है? बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मौलवी महमूद साहब ने। और सर शुक्रिया सर, आपकी पार्टी तो कमाल कर रही है सर, बल्कि यूं कह लेंगे जो काम ईदी साहब किया करते थे वो काम आप सियासत के ईदी बन के कर रहे हैं सर, कि जो मुसीबत का मारा अपना आना चाहता है आपके पास, वो इत्तेफाक से कहीं और नहीं जाता, वो आप ही के पार्टी का रुख करता है, वो आप ही के पास आता है। आज सादिया सुहेल आती है, दलीब अब्बास आती हैं, ये सब आप ही के पास क्यों आते हैं सर? नहीं देखिए, ना ये इत्तेफाक है ना इत्तेफाक राय है। उसकी वजह आप मुझे बताएं ना। पीटीआई से जितने लोगों ने छोड़ा है, ये पार्टी जो है ये पीटीआई के लोगों की है। आप मुझे बताएं ना, अलीम खान भी पीटीआई, जहांगीर तरीन भी पीटीआई, जितने नाम आपने लिया वो भी पीटीआई, मैं खुद भी पीटीआई। तो इसमें बाहर वाले तो कोई भी नहीं है। तो पीटीआई के सब दोस्त मिलकर ये पार्टी चला रहे हैं। तो इसमें लोगों को जो है वहम आने का या कोई चीज सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सर आप फिलहाल ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक मौजूद है, ड्राइंग रूम्स की मीटिंग्स की हद तक मौजूद है, जमीन पर आप कहां हैं सर? कि आपकी पार्टी का कमाल आपका ये है कि आप अलीम खान साहब के फलाई तंजीम की तकरीब को वो भी अपने जलसे से जोड़ रहे हैं सर आप। नहीं सर जी, आप लाहौर में देखे, अभी हमने जो अलीम खान साहब ने जलसा किया था उसमें कितने लोग थे? वो जो एक छोटा सा जलसा था, सिर्फ लाहौर के शहर में उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसमें देखे हजारों लोग बैठे हुए हैं। आपको मैं क्लिप्स सोशल मीडिया पे आप निकाल के देख लें। सर बल्कि कमाल ये है ना कि अभी वही वाली बात मैं कर रहा हूं, आपने वही बात की कि आप अलीम खान की तकरीब को अपनी पार्टी के जलसे से जोड़ रहे हैं। अभी हमने चले उसको, आप जो भी आप उसको, अभी मैं आपको शेड्यूल दे देता हूं कि कौन सी जगहों पे कब कब जो है वर्कर्स कन्वेंशन रखा हुआ है पंजाब के अंदर। अच्छा। मैं आपको अभी दे देता हूं कि वर्कर्स कन्वेंशन किन किन जगहों पे रखा हुआ है, आप नोट कर ले, ठीक है ना? आपको मैं अभी देता हूं कि भाई ये जगहों पे वर्कर्स कन्वेंशन रखा हुआ है। अच्छा, तो सर सारी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं, अभी तक कोई सियासी एक्टिविटी आपकी कोई वो क्यों नहीं आपने की? यानी आपको क्या कोई पजीराई नहीं है? आपको इस बात का एहसास है कि आपने कुंभा तो जोड़ लिया भानुमति का, लेकिन इसके बाद क्या करना है वो पता ही नहीं था? मैंने आपकी जब इंस्ट्रक्शन होती है, आपके पास तो कारकुन भी नहीं थे सर, जब आप फॉर्म हुए आप। मेरे ख्याल से देखें ये गलत सोच है। एक तो अभी अलीम खान साहब ने किया है, उसके बाद जो है 28 तारीख को खानेवाल में हमारा जलसा है छोटा, उसके बाद जो है 6 तारीख को जो है हाफिजाबाद में है, उसके बाद 9 तारीख को जो है नारेवाल में है, 12 तारीख को लिया में है, 17 तारीख को कसूर में है, ठीक है ना? उसके बाद 20 तारीख को गुजरावाला में है, 24 तारीख को जंग में है, और 2 दिसंबर को जो है साहिवाल में दोबारा है। तो अब आप इससे ज्यादा देखें ना, 8 जो हमने रखे इसी माह में, तो दूसरों के कौन से ऐसे बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं? देखें ना, पीएमएलएन का एक जलसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा जलसा था, इमरान खान साहब के मुकाबले का जलसा था। मगर आप ये देखें ना कि हम नई पार्टी है, मगर उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। अलीम खान वाला जलसे में आपने देखा कितने लोग थे। अभी लोग उसको कहेंगे कि वो फलाने लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपने अपने जलसे का या किसी और के जलसे का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन आप आज भी चेयरमैन तरीके इंसाफ के जलसे से ही कर रहे हैं, यानी उसको आप एक पैमाना मानते हैं। खैर, अच्छा ये बताइए, आपको कितना यकीन है सर कि आप सीटें कितनी जीत लेंगे, और जो लोग आपकी जमात में आए हैं वो कितनी सीटें निकाल लेंगे, इसकी क्या गारंटी है सर? और अगर कोई गारंटी मौजूद आपके पास है तो क्या ये लोग जो आपके पास आए थे ये जीते हुए लोग थे? देखिए, पहली बात तो ये कि गारंटी जो है ना इलेक्शंस में किसी चीज़ की नहीं होती, मगर हमें अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं कि इंशाअल्लाह जितने हमारे पास सीटें होंगी वो फेडरल हुकूमत बनाने में भी
और मैं कहूँगा पंजाब में तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, प्रोविंशियल में। फेडरल में भी बगैर हमारे सीटों के हुकूमतें बनाना आसान नहीं होगी, क्योंकि क्लीन मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी। तो एक मखलूत हुकूमत बनेगी, उसमें हमारा भी बहुत। ये आपको किसने बताया सर कि मखलूत हुकूमत बनेगी, किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी? और ये किसने आपको बताया कि आपका बहुत बड़ा उसमें हिस्सा होगा, आपके बगैर हुकूमत नहीं बन पाएगी सर? देखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राइटिंग ऑन द वॉल है। आप क्या देखें ना, आप जो लोग देख रहे हैं, क्या ये नजर नहीं आ रहा लोगों को कि देखें पीएमएल-एन जो है पूरा मैंडेट नहीं लेगी? उसकी पीपल्स पार्टी के पंजाब में क्या एक्टिविटीज है, नजर नहीं आ रहा? पीटीआई की एक्टिविटीज क्या है? पीटीआई के लोग या रेल में है या जेल में? यही तो मेरा सवाल था। एक्टिविटी तो आपकी भी कोई नहीं है सर, अब तक सिर्फ कागजों पे ही है। और दूसरा, आप इस वक्त तरीकेकार ये है कि जो जेल नहीं जाना चाहता वो आपके पास आ जाए, इससे कहना पाकिस्तान पार्टी में आ जाए। बिल्कुल, जो ना रेल में जाना चाहे ना जेल में जाना चाहे, इस्तेका, क्योंकि इस्तेका में पार्टी जो है, पाकिस्तान पार्टी जो है, वो भी जो है एक्स पीटीआई के लोगों का है, सारे के सारे पीटीआई से ही है, किसी और पार्टी के तो नहीं है। तो इसमें कबात क्या है? पॉलिसीज जो है हमारी, वो भी सिर्फ हमारी पॉलिसीज भी वही है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, आप वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन। हैरानी है, परेशानी है, शर्मिंदगी है और झुंझलाहट है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की है, इसके बाद पूरी कौम के यही जज्बात। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने 5 मैचेस खेले हैं और इनमें से 3 मैचेस हारी है। इस सब मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने हर शोबे में मायूस किया, न बैटिंग अच्छी, न बॉलिंग अच्छी, न ही फील्डिंग। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान 152 रन बना चुका था और इसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। फिर 50 रन पर बाबर आजम आउट हुए और इसके बाद तो आउट होने वाले खिलाड़ियों की कतार ही लग गई। बाकी के सारे खिलाड़ी सिर्फ 6, 4 या फिर 2 रन बनाकर आउट होने लगे और 191 रन पर पूरी पाकिस्तानी टीम आउट हो चुकी। जो कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग में दिखाई, तकरीबन वैसी ही फील्डिंग में दिखाई। रोहित शर्मा 37 रन पर थे जब उनका इंतहाई आसान रनआउट छोड़ दिया गया और इसके बाद रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से 192 रन का हदफ भारतीय टीम ने आसानी से 31 ओवर में पूरा कर लिया। भारत की सिर्फ 3 विकेटें उड़ी। रोहित शर्मा ने 6 छक्के और 6 चौके लगाए। श्रेयस ने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी 62 रन से हारा। इस मैच में भी पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब फेल हुए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलर्स को 19 छक्के और 29 चौके लगाकर 367 रन बनाए। इसके जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 305 रन पर आउट हो गई। डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़े गए, जिसके बाद वार्नर 163 रन की इनिंग खेल गए। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 283 रन का हदफ दिया, जो अफगानिस्तान ने 49वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बॉलर्स विकेटों की तलाश में बेबस दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने एक विकेट हासिल की, मगर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह के दरमियान 96 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत ने मुकाबला यकतरफा बना दिया। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? इसका एक जवाब तो यह है कि ऐसी कारकर्दगी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती। और अब दोबारा से अगर मगर का खेल शुरू किया गया, पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त भारत पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान का नंबर 5वां है। अब पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेलने हैं। अगर पाकिस्तान ये चारों मैचेस जीत जाता है तो इसके 12 पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच भी किसी टीम से हारता है तो फिर नेट रन रेट की बुनियाद पर पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का इम्कान होगा। तो नाजरीन, देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान ये कर पाता है या नहीं। हमें ज्वाइन किया है इस हवाले से जस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताइएगा, ये हो क्या गया सर पाकिस्तानी टीम को अचानक से इस परफॉर्मेंस की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए अली भाई, इस परफॉर्मेंस की वजह हमारी जो पिछले 5-6 साल की प्लानिंग है वो वजह है। और अब इस टीम से हम क्या बात करें, जब आप क्या नाम है टीम परफॉर्मेंस बेस नहीं बनाएंगे और यारी दोस्ती की टीम बनाएंगे और इस सीट का टीम में रह के जो भी करता धरता है वो इस सीट का
नजायज फायदा उठाएंगे, समझेंगे इस सीट से हमें कोई हिला नहीं सकता, हमारी मर्जी से क्रिकेट चलेगी, तो फिर ये ऐसे मेरे ख्याल से उनका सोचना गलत है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस आई है। और इस वर्ल्ड कप में ये ऐसा कर रहा था, मेरे लिए कोई सरप्राइज चीज नहीं थी, क्योंकि मैं भी 14-15 साल बड़े ग्रेट क्रिकेटरों के साथ खेला हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस क्रिकेट का नाम बड़ा ऊपर लेके गए हैं, हर टीम को डोमिनेट किया। ठीक है, परफॉर्मेंस होती है, मैच जीतते हैं हारते हैं, लेकिन जिस विजन के साथ ये क्रिकेट खेल रहे थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे, चेंज नहीं कर रहे थे, बेंच स्ट्रेंथ नहीं तैयार कर रहे थे, वो पॉलिसी नजर नहीं आई। इसलिए इस वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही, थके हुए लड़के नजर आ रहे हैं। फिर वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे हैं, एशिया कप खत्म हुआ, एशिया कप खत्म होने के बाद 15 से 20 दिन फ्री थे, उसमें कैंप नहीं लगाया। आज तक मैंने देखा नहीं, अली भाई आप भी क्रिकेट देखते होंगे, कि कैंप की कितनी एक्साइटमेंट होती है। नहीं लगा था कैंप, उसकी तैयारी नहीं की, एलसी का कैंप है, तैयारी नहीं की। हाँ जी, तैयारी नहीं की एशिया कप में, कि हम लोग एशिया कप में फेवरेट टीम थी हमारी, बॉलिंग अच्छी थी, बैटिंग अच्छी थी, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से क्रिकेट चलाना चाह रहे थे, कि जैसा हम करेंगे वैसा हो जाएगा। उस कैंप का इतनी हाइप होती है, आप गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं, वर्क करके जाते हैं, इतना रिलैक्स मूड था टीम मैनेजमेंट का, प्लेयरों को खैर मैं ब्लेम नहीं दूंगा, ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि ये ऑर्गेनाइज करना, टीम को तैयार करके ले जाना। फिर लड़के सारे वर्कलोड मैनेज नहीं किया। इंग्लैंड में भी काउंटी क्रिकेट खेले हैं, लंदन प्रीमियर लीग भी खेले हैं, 100 बॉल भी खेले हैं। बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है जो सुनने में आ रही है कि 2 साल से प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुए सर? देखिए, ये सारी बातें उस वक्त आती हैं जब आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेलते, जब आप हारते हैं। 2 साल में सबको पता है, जब आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, किसी का रास्ता रोकेंगे, डोमेस्टिक प्लेयरों की परफॉर्मेंस इग्नोर करेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे, अपने यार दोस्त खिलाएंगे, तो फिर ये चीजें नजर आएंगी, परफॉर्मेंस ऐसी होगी। और मैं सॉरी टू से, ये तो ऐसे बने हुए थे क्रिकेट के अन्नदाता बने हुए थे कि कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये सारे रीजन है, फिटनेस टेस्ट की बात नहीं है, हमारा शुरू से यही है। मुझे बताएं, फिटनेस टेस्ट आज से पहले क्या होता था? पहले तो आप परफॉर्मेंस दिखाएं ना, अपना स्किल तो दिखाएं, आप जरा दिलेरी वाली क्रिकेट तो खेल के दिखाएं, फिटनेस टेस्ट तो बाद में आएगा, पहले आप स्कोर करके दिखाएं, बॉलिंग में आउट करके दें। वो सारी चीजें नजर नहीं आती, तो फिर हम फिटनेस पे बात करना शुरू कर देते हैं। ये एक्सक्यूज है सारे, पहले आप उसके ग्राउंड की परफॉर्मेंस देखें। वो क्या, वो भी जिम्मेदार समझते हैं कामरान भाई कि जो मैनेजमेंट की तब्दीली हुई, और उसको भी आप समझते हैं कि इसका असर पड़ा पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन पे, परफॉर्मेंस पे? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ओवरऑल टीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में उलझा दिया गया। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले 10 खिलाड़ियों को नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, पे भी बढ़ा दी गई उनकी। देखिए, वो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, सेंटर काउंट मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं 3 साल का मैंने नहीं देखा, लेकिन शायद वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया, हर साल रिव्यू किया जाएगा परफॉर्मेंस बेस, फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। 3 साल के लिए ये लड़कों को दिया है, ये मेरे ख्याल से सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पूरा 3 साल का नहीं दिया हुआ। जहां तक आप कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का, ये मैनेजमेंट, आप मुझे बताएं, एक टांग मैनेजमेंट की इंग्लैंड में है, एक टांग साउथ अफ्रीका में, कोई पाकिस्तान में नहीं, कोई न्यूजीलैंड में एक टांग। आप कैसे टीम की तैयारी कर सकते हैं? फिर इन आउट होना, आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखना, डायरेक्टर टीम का बना दिया। कौन टीम ड्रेसिंग रूम में डायरेक्टर बैठता है? कौन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मैच हारने के बाद? सीधी तरह कहेंगे सारा कुछ मिकी आर्चर को दिया हुआ। ये पाकिस्तान की रिस्पांसिबल समझते हैं। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।